नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी, इसमें बायो और लॉजी दो वर्ड है। बायो मीन्स होता है लिविंग, होता है सजीव होता है। ठीक है दोस्तों, लॉजी होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। जिस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, किस चीज के बारे में अध्ययन करें? सजीव के बारे में अध्ययन करें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में बात करें विज्ञान की परिभाषा कैसे दे, जीव विज्ञान की परिभाषा कैसे दे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं लॉजी। लॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। किसका? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कोई सा भी वर्ड हो, जैसे कि मैं बात करूं कि साइटोलॉजी, इसमें भी लॉजी वर्ड है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इन शब्दों के पीछे लॉजी लगा हुआ है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है। और मैं बात करूं जैसे कि कल्चर होता है, एक होता है पोम, एक होता है नोमी। ठीक है दोस्तों, जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाए, जैसे कि मान बात करूं कि हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, टिश्यूकल्चर, एग्रीकल्चर, इन वर्डों के पीछे कल्चर है, तो वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। ठीक है दोस्तों, एक आता है पोम, वह ये लैटिन का होगा। ठीक है दोस्तों, एक होता है नोमी, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। दोस्तों, एक अपवाद आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। दोस्तों, ये ग्रीक एवं लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये एग्रोनॉमी एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक एवं लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, और लॉजी आ जाए वो हमेशा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा, और कल्चर आ जाए वो लैटिन का होगा। ठीक है दोस्तों, अब सजीव किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सजीव की, मैं जैसे कि मार्कर है, ये निर्जीव है, अब मैं क्या हूं? सजीव हूं। तो इसमें क्या गुण होना चाहिए कि ये निर्जीव है, मैं सजीव हूं। इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ये निर्जीव है कि मैं सजीव हूँ। इसमें कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम कितना क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये निर्जीव को कार्य दर्शाएगा, मैं सजीव का कार्य दर्शाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सजीव के लिए सबसे मेन बात होती है बेसिकली रेस्पिरेशन सिस्टम होना चाहिए। रेस्पिरेशन सिस्टम होना चाहिए उसमें श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। श्वसन कैसे कि हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जैसे एक पादप क्या करते हैं, CO2 तो लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरी बात करूं कि उसमें न्यूट्रिशन की क्रिया होनी चाहिए, पोषण की क्रिया होनी चाहिए। पोषण की क्रिया होनी चाहिए। जैसे कि पोषण की क्रिया कैसे, जैसे कि पादप होते हैं पोषण की क्रिया करते हैं, मतलब कि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है पादपों में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की क्रिया हो गई, पोषण की क्रिया हो गई, तो पोषण बन गया तो खाना बन गया। खाना बनने के बाद क्या होगा? खाना का क्या होगा? पाचन होगा, डाइजेशन होगा। पाचन होगा, भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। पाचन होने के बाद क्या होगा कि पाचन होने के बाद वेस्ट मटेरियल बनेगा। वेस्ट में उसमें उत्सर्जन की क्रिया होगी। वैसे ही पादपों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। कैसे कि कई पादप होते हैं उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे कि मैं बात करूं, कई पादप होते हैं लेटेक्स का स्रावित करते हैं, लेटेक्स को स्रावित करते हैं। लेटेक्स से क्या होता है? रबड़ बनता है। कई पादप होते हैं रेजिन का करते हैं, कई पादप होते हैं
गोंद का करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीव होने के नाते उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, न्यूट्रिशन की क्रिया होगी, डाइजेशन का कार्य होगा, एक्सक्रीशन की क्रिया होगी, और एक बात और आती है ग्रोथ, उसमें वृद्धि होती है। उसमें वृद्धि की प्रक्रिया होगी। सजीव किसको बोलेंगे? उसमें श्वसन की प्रक्रिया हो, पोषण की क्रिया हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, इनमें से 2 या 3 क्वालिटी का होना आवश्यक होता है सजीव होने के नाते। ठीक है दोस्तों, उसे सजीव बोलेंगे। और निर्जीव किसे बोलेंगे? इनमें से कोई गुण नहीं हो उसको निर्जीव बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सजीव। अब विज्ञान की परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जीव विज्ञान है। किस जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये सबसे पहले ये शब्द किसने दिया? 2 वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क था, एक ट्रेविनियस था। लेमार्क फ्रांस का था, ट्रेवेनियस जर्मनी का था। इन्होंने दोनों ने 1801 व 2 में नामकरण किया था जीव विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जीव विज्ञान के ब्रांच के बारे में। जीव विज्ञान की ब्रांच मुख्यतः 2 ही होती है, एक होती है बोटनी वनस्पति विज्ञान, एक होती है जूलॉजी जंतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, वैसे तो बात करें कि बायोलॉजी की 2 ही ब्रांच नहीं होती है, बायोलॉजी की 55 ब्रांच होती है। 55 ब्रांच नहीं, 55 ब्रांच से भी ज्यादा होती है। जैसे कि मैं बात करूं कि बायोलॉजी की कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच होती है। माइक्रोबायोलॉजी ये भी बायोलॉजी की ब्रांच होती है। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिपाटोलॉजी ये बायोलॉजी की ब्रांच ही होती है। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः बायोलॉजी की 2 ही ब्रांच होती है, एक बॉटनी होती है, एक जूलॉजी होती है। एक बॉटनी होती है, एक जूलॉजी होती है। बॉटनी होती है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी होती है जंतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, वनस्पति नाम से निकल के आ रहा है कि वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। पादपों का अध्ययन करते हैं इसमें। और जंतु विज्ञान किसी को बोलेंगे? जिसमें जंतुओं का या जानवरों का या प्राणियों का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहा जाता है। जू से यहां से आता है जानवर या एनिमल। जंतु या प्राणी बोल दो या जंतु बोल दो। ठीक है दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बॉटनी का जनक किसको बोला जाता है? बॉटनी का जनक है थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पादपों की 500 जातियों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। तो इसने अपनी किताब में इन पादपों के 500 नाम दिए थे। उस किताब का नाम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये थियोफ्रस्टस के द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के पिता कौन है? जूलॉजी के पिता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हिंदी में बोलते अरस्तु।
अरस्तु ने भी एक किताब लिखी, मैं ऊपर लिख देता हूं। द स्टोरी ऑफ एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु के द्वारा लिखी गई। इस किताब में क्या था? 500 जातियों के वैज्ञानिक नाम थे। एनिमलों के वैज्ञानिक नाम थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्र में, विज्ञान के इस क्षेत्र में थियोफ्रस्टस ने क्या किया कि पादपों की 500 जातियों के वैज्ञानिक नाम लिए। ठीक है दोस्तों, अब थियोफ्रस्टस था, इसने क्या किया था? 500 जातियों के वैज्ञानिक नाम लिए थे। तो इससे विज्ञान के इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। इस कारण इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि दो पादप ले लिए, एक आम का, एक गेहूं का। ठीक है दोस्तों, आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका। गेहूं का होता है टिटिका मैस्टिवम। ठीक है दोस्तों, इन दो पादपों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अलग अलग नाम दिया। जैसे कि आम का पादप होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग देगी, गेहूं का पादप होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग देगी, तथा उनको देख करके अलग अलग उनका नाम, वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग दे दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि विज्ञान के इस क्षेत्र में थियोफ्रस्टस ने अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इस जगत में, इस विज्ञान के इस क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण बहुत भूमिका निभाई। 500 एनिमल्सों के वैज्ञानिक नाम दिए। इस कारण अरस्तु को जूलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई जीव विज्ञान की ब्रांच और इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मनुष्य होता है या कोई भी पादप ले लो, तो उसका विकास, या कोई भी जीव ले लो, तो उस जीव का विकास कैसे हुआ, किसके कारण हुआ? उसका विकास एक सेल के कारण हुआ, एक कोशिका के कारण हुआ। पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है। वो कोई जीव एक कोशिकीय हो या बहु कोशिकीय हो, कोई भी जीव का निर्माण एक कोशिका या बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोई जीव ऐसा होते हैं उनका निर्माण कोशिका के द्वारा होता ही नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं वायरस का निर्माण कोशिका के द्वारा नहीं होता है। उसके बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका, ठीक है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो सेल और लॉजी स्टडी, टू स्टडी, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की भाषा का जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कोशिका को जीवन की महत्वपूर्ण इकाई कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण इकाई कहा जाता है जीव की। महत्वपूर्ण इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम बढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। इसको कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
कोशिका का नाम सबसे पहले किसने दिया था? हर्ट पिंग ने दिया था। हर्ट पिंग ने दिया था कोशिका का नाम। अब बात करते हैं जीवन की महत्वपूर्ण इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका होती है, ठीक है। अब कोशिका का निर्माण कैसे होता है, किस कारण होता है, किसके द्वारा होता है? जब कोशिका होती है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होने के बाद उसमें जाइगोट बनते हैं, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद बच्चा बनता है। मतलब कि एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, वो भी एक कोशिका होती है। तो उस कोशिका में क्या हुआ, ये कोशिका का निर्माण हो गया। तो कोशिका में क्या होगा, कोशिका होती है अपने आप में डिवीजन होती है, अपने आप में विभाजन होती है, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। और अपने आप में विभाजित होकर के लाखों की संख्या में विभाजित हो जाती है, लाखों की संख्या में विभाजित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये लाखों की संख्या में विभाजित होने के बाद क्या होती है कि अपने आप में संगठित होती है और एक संरचना का निर्माण कर लेती है, उसको बोलते हैं टिश्यू, उसको उत्तक बोलते हैं। अब उत्तक में भी सेल होती है, उसमें भी क्रिया करती है, कार्य करती है सेल। तो उत्तक होते हैं, अपने आप में डिवीजन होते हैं और बहुत सारे टिश्यू का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और टिश्यू होते हैं फिर अपने आप संगठित होकर के एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन, अंग बोलते हैं, अंग का निर्माण कर लेते हैं। अब अंग अंग कैसे, जैसे कि मैं बात करूं, आंख एक अंग है, यकृत भी एक अंग है, नाक हुआ, आंख हुई, मुंह हुआ, ये ऑर्गन ही होते हैं। अब ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे कि परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्र ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है अंग तंत्र का। अब अंग तंत्र से क्या होगा, पूरी बॉडी का निर्माण होगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक कोशिका के द्वारा एक पूरे शरीर का निर्माण किसके द्वारा हो गया, एक सेल के द्वारा, एक छोटी सी सेल के द्वारा पूरे शरीर का निर्माण हो गया। इस कारण इसको जीव की महत्वपूर्ण इकाई बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक और संरचनात्मक क्यों बोलते हैं। क्रियात्मक इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि कोई अंग है, अंग होता है, उसमें क्रिया करती है, कौन करती है, कोशिका। जैसे कि मैं बात करूं, राइबोसोम होता है, उसमें कोशिका कार्य करती है। जैसे कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है, तो उसमें भी क्या करी है, कोशिका क्रिया करी है, इस कारण इसको बोलते हैं क्रियात्मक। और संरचनात्मक कैसे, कि कोई भी कोशिका अंग है, उसकी संरचना के निर्माण में कोशिका का हाथ होता है, कोशिका उसकी संरचना में सहायता करती है, ठीक है दोस्तों। इस कारण बोलते हैं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं कोशिका को, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जैसे कि कोशिका होती है, सबसे पहले कोशिका कौन सी खोजी की थी, मर्द कोशिका खोजी की थी, मर्द कोशिका। ये पादपों में खोजी की थी, वो भी कोर्क टिश्यू में। और किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने। और कब, 1665 में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कोशिका कौन सी थी, मर्द कोशिका। वो कहाँ खोजेगी, कोर्क टिश्यू में खोजेगी, एक छाल में खोजेगी। और किसने, रॉबर्ट हुक ने, और 1665 में खोजेगी। दूसरी कोशिका थी जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज हुई प्याज में। और किसने की, एंटोनी ल्यूवेनहोग ने। ल्यूवेनहोग को बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहोग ने की थी दोस्तों। किसने की थी, 1674-75 में, ठीक है दोस्तों। ये जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी ल्यूवेनहोग ने, ये पादपों में की थी।
उत्पादन में की थी। अब जानवरों में सबसे पहले किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। किसमें की? दांतों में की। किसमें? टीथ सेल में, दांतों में। और किसमें? जीवित कोशिकाएं दी, ये भी। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कौन सी कोशिका थी? मर्द कोशिका। किसमें खोजी की? कोर टिश्यू में। कोर टिश्यू में। और किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। किसमें की? प्याज की कोशिका में। और एनिमल्स में, जानवरों में किसमें की? टीथ में, सेल में की। ठीक है, किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होगी सेल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी सेल किसकी होती है और सबसे छोटी किसकी होती है और सबसे लंबी सेल किसकी होती है। ठीक है दोस्तों। संसार की सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे लंबी सेल होती है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों तंत्रिका कोशिका उम्र में सबसे बड़ी होती है, ये कभी नष्ट होती नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा की और भी वैरायटी होती है, मैं बात करूं प्रजाति और भी होती है, जैसे कि गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन आपको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा करना है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। आरबीसी होती है। ठीक है दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगी। और प्रजनन में बात करें, मानव शरीर की प्रजनन कोशिका सबसे छोटी कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। ठीक है दोस्तों, शुक्राणु होती है। हम बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका शुक्राणु होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका अंडाणु होती है। ठीक है दोस्तों, ये अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये अधिक उम्र की होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका अंडाणु होती है। ठीक है दोस्तों, ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया और सेल का थोड़ा सा पार्ट हो गया।
कल हम सर अगले सेशन में हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपको पसंद आए तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों।